हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लॉ आइलैंड। दिस इज सफ़िया। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि हमने कवर किया था प्रीवियस लेक्चर में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और अमेंडिंग एक्ट 1781। और ये जो एक्ट्स हैं ये हमारा पार्ट है बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो अब हम बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल में थर्ड एक्ट कवर करने जा रहे हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो सबसे पहले कुछ भी होता है तो हमें पता है उसके पीछे कोई कारण होता है, कोई रीज़न होता है। तो जब एक्ट्स बनते हैं, इनएक्ट होते हैं, तो उनके पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं। जी हाँ, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को इनएक्ट करने के पीछे भी रीजंस थे। तो रीज़न था, जब रेगुलेटिंग एक्ट इनएक्ट किया गया था तो उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे और उन डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अमेंडिंग एक्ट 1781 इनएक्ट किया था। लेकिन अमेंडिंग एक्ट 1781 जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है उसके डिफेक्ट्स को कंप्लीटली क्योर नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अगेन एक एक्ट इनएक्ट किया जिसे कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इनएक्ट हुआ था उस टाइम पर ब्रिटेन में प्रेसिडेंट थे विलियम पिट, तो इन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा था। अब हम आगे बढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के फीचर्स की तरफ। जैसा कि हमने देखा है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो रेगुलेट किया गया था, इनेक्ट किया गया था, वो 1773 के डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए किया गया था। अब हम पीछे की अगर बात करते हैं, हम थोड़ा सा पीछे का जो हमने पढ़ा था उसे रिकॉल करते हैं। जैसे कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में डुअल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की थी। डुअल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने का मतलब है जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, दीवानी और निज़ामत में। लेकिन जब ये डुअल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी तो कंपनी के मैनेजमेंट को मैनेज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था। इसीलिए ब्रिटेन में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इस एक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या फ़र्क पड़ता है? एडमिनिस्ट्रेशन जो डुअल गवर्नमेंट थी, दोनों ही पावर्स पूरी तरीके से इस एक्ट 1773 के एक्ट आने के बाद से कंपनी को दे दी गई थी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का एक बिग फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर है, ये एक बिग चेंज लेकर आता है कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? कंपनी को कंट्रोल करना, किस तरीके से कंट्रोल करना है, इसे कहा जाता है कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के फंक्शंस को दो फंक्शंस में डिवाइड कर दिया था, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़। अब हम समझते हैं पहले पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ जैसा कि हमने पढ़ा था, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई थी तो वो क्या करने आई थी? ट्रेड करने के लिए आई थी। जब वो ट्रेड करने आई थी तो जो ट्रेड से रिलेटेड सारे वर्क होते हैं, ट्रेड से रिलेटेड कोई भी काम होगा तो उनको कहा जाता था कमर्शियल एक्टिविटीज़। अब आते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर। तो रिवेन्यू कलेक्ट करना और मिलिट्री से रिलेटेड, सिविल अफेयर से रिलेटेड जितने भी वर्क थे, इन सब को कहा जाता था पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। तो इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शंस को इन दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया था। अब हम समझते हैं जब दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था तो इनको टुक ओवर करने के लिए, इनको डील करने के लिए दो अलग अलग बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करनी थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने। तो फर्स्ट बॉडी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड सेकंड बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को डील करने के लिए जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, और कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज़ को डील करने के लिए जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी। तो अब हम देखते हैं मेंबर्स की बात। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में हमें पता है कि स्टार्टिंग से ही 24 मेंबर्स थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में थे 6 मेंबर्स। अब हम इन 6 मेंबर्स के बारे में जानते हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो एक बॉडी थी उसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते थे, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। 4 मेंबर्स प्रिवी काउंसलर्स होते थे और ये प्रिवी काउंसलर्स नॉमिनेट किए जाते थे ब्रिटिश किंग के द्वारा, और एक 1 एक्सचेकर होता था। अब हम इसके सेकंड फीचर की तरफ चलते हैं। तो सेकंड फीचर में अगर हम बात करें तो हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में गवर्नर जनरल के साथ एक 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, और ये सब किन फंक्शन से डील करते थे? लेजिस्लेटिव पावर्स इनको दी गई थी, लॉ मेकिंग पावर्स दी गई थी।
तो जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर्स की बनाई गई थी रेगुलेटिंग एक्ट में, अब इस एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में, उसको रिड्यूस कर 4 से 3 मेंबर्स कर दिए गए थे। उसको रिड्यूस करने का रीज़न क्या था? इनको रिड्यूस करने का रीज़न ये था, जब गवर्नर जनरल की 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, तो गवर्नर जनरल को जो पावर्स दी गई थी, वो बेसिकली जो सारी पावर्स थी वो जो काउंसिल थी उसके हाथों में थी। गवर्नर जनरल तो सिर्फ नाम के गवर्नर जनरल थे। तो पिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल की पावर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए 4 मेंबर्स की काउंसिल को से एक मेंबर को रिमूव कर दिया गया था। और अब हम बात करें थर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर की, तो इस एक्ट ने गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी ग्रांट करी थी। वीटो पावर ग्रांट करने का मतलब होता है, वीटो पावर होती है किसी भी प्रपोजल को, किसी भी डिसीजन को रिजेक्ट करने की पावर। अगर हम इसको डिटेल में समझें तो जो 4 मेंबर की काउंसिल उस टाइम पर लॉ कैसे इनेक्ट किए करते जाते थे, लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई थी गवर्नर जनरल और 4 मेंबर की काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को लॉ ऐसे इनेक्ट होते थे, वोटिंग होती थी। वोटिंग में यही 5 मेंबर्स होते थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 मेंबर्स और एक गवर्नर जनरल। अगर गवर्नर जनरल को कोई लॉ इनेक्ट करना होता था तो रूल तो सिंपल यही है, मेजॉरिटी ऑलवेज विंस। और गवर्नर जनरल को कोई लॉ इनेक्ट करना है और काउंसिल के 3 मेंबर ने डिनाई कर दिया है, तो वो लॉ इनेक्ट नहीं हो सकता था। ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में एक डिफेक्ट, जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में दूर किया गया गवर्नर जनरल को वीटो पावर देकर। तो हमने यहाँ तक क्या समझा है? हमने समझा है कि कंपनी के फंक्शंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पॉलिटिकल फंक्शंस एंड कमर्शियल फंक्शंस। और सेकंड फीचर हमने समझा है कि जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके मेंबर्स को रिड्यूस कर दिया गया है। और थर्ड फीचर हमने समझा है कि गवर्नर जनरल को वीटो पावर्स ग्रांट की गई हैं। तो इस वीडियो में हमने इतना ही समझा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।